गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं स्वागत करता हूं आपका मैथ्स बाय सुमित सिंगल पर। प्यारे बच्चों, हम जो सैंपल पेपर कर रहे थे आज उसे कंटिन्यू करते हैं और आपका आज पार्ट सेकंड होगा। मैं 15 क्वेश्चन आपको करा चुका था। आज क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। ठीक है, तो 16 में उसने बोला है इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन टू दी पावर कोट एक्स बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो देन एफ जीरो इज इक्वल टू, यानी ये जो फंक्शन है ये आपका x इक्वल टू जीरो पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो हमें एफ जीरो की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जीरो है, सेकंड ऑप्शन इसका वन अपॉन ई है और थर्ड ऑप्शन इसका ई है और डी ऑप्शन इसका नन ऑफ दीज है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा देखते हैं प्यारे बच्चों। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, अगर आपने 11th क्लास में लिमिट की होगी, ठीक है, तो आपको उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, मैं उसके थ्रू ही सोल्व करूंगा। ठीक है, इसमें आपको मैं दो मेथड बताऊंगा, तो ध्यान से आप समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हम डायरेक्टली सोल्व करते हैं। लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस वन टू दी पावर कोट एक्स। ठीक है, देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले ही मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th क्लास में, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, वन प्लस एन एक्स टू दी पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स। अगर ये आपके पास इस तरीके की कोई लिमिट है तो ध्यान रखना इसकी डायरेक्टली वैल्यू होती है e टू दी पावर n, यानी जो x का कोफिशिएंट होगा वो ही e की पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही केस यहाँ पे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, देखो इस कोड x को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा और x से करूंगा डिवाइड। तो जो वन अपॉन एक्स है वो तो मैं इसकी पावर में ले जाऊंगा क्योंकि वो पावर में ही है ना। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ और लिमिट बाहर चल रही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, समझना, एक्स प्लस वन टू दी पावर वन अपॉन एक्स। ठीक है, टू दी पावर वन अपॉन एक्स इंटू इंटू एक्स कोट एक्स। ठीक है, ये है। अब मैं अलग अलग इस फंक्शन पर अलग लिमिट अप्लाई करूंगा, इस फंक्शन पर अलग लिमिट अप्लाई करूंगा। तो मैं क्या राइट करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, मैं इस ये फॉर्मूला बनाने के लिए मैं वन पहले लिख सकता हूं, वन प्लस एक्स टू दी पावर वन अपॉन एक्स। ठीक है, इनटू लिमिट की पावर है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स। और मैं इस कोट एक्स को, क्योंकि डायरेक्टली यहां भी कोई वो नहीं बनेगी वैल्यू, तो मैं कोट एक्स को किस में चेंज कर दूंगा, टेन एक्स में। आपको पता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अगर ये इंटीग्रल में है तो वो उसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन टेन एक्स। ठीक है, तो अब देखो, अब चीजों को समझना ध्यान से। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो x का कोफिशिएंट कितना है, वन है। तो यानी जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, पूरे की वैल्यू इसके थ्रू, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, e हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये देखना है इसकी वैल्यू कितनी होगी जो ऊपर पावर में चल रहा है। अब आप एक बात बताओ, आपने 11th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, टेन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, वन। या तो इसे ऐसे भी आप राइट कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एक्स अपॉन टेन एक्स। ठीक है, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है आपकी, वन होती है। तो ध्यान रखना, तो डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू वन लिख सकते हैं, यानी क्या आ गया आपका आंसर, ई आ गया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको 11th का कॉन्सेप्ट मालूम होगा तभी आप इस तरीके का क्वेश्चन निकाल पाओगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, या तो आपने नो दीज लगाया होगा या जीरो। ठीक है, अब मैं इसका एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, वो भी 11th क्लास के अंदर ही है। आपने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ी होगी। इनडिटर्मिनेंट के अंदर एक स्पेशल फॉर्म बनती है वन टू दी पावर इंफिनिटी। ठीक है, ये अगर फॉर्म बन जाए तो ध्यान रखना हम लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं। आपके पास अगर, क्योंकि फंक्शन ऐसा होगा आपके पास, समझना ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स। ठीक है, ये फंक्शन होगा। तो आप इसे सोल्व कैसे करोगे, ध्यान रखना, आप डायरेक्टली से सोल्व करोगे। अगर वन टू दी पावर इंफिनिटी बनना है, ई की पावर में ले जाओगे, ई की पावर में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स माइनस वन और इंटू जी एक्स, यानी जो वो पावर में था वो इंटू में आ जाएगा और एफ एक्स में से आपको माइनस वन करना है, ये ई की पावर में चलना है। तो इस केस को सोल्व करेंगे हम। देखो हमारे पास फंक्शन क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एक्स प्लस वन टू दी पावर
कोट एक्स। अब मुझे ये बताओ आप, अगर मैं इसमें 0 पुट करूं तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0 + 1 1 आ जाएगा, और जब कोट में 0 पुट करोगे तो कोट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस बन गया। जब 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस बन गया तो कैसे सोल्व करोगे, e टू दी पावर, ठीक है, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स क्या है आपका x + 1, नीचे बेस एफ एक्स है ना, तो x + 1 और -1 फॉर्मूले से, और जी एक्स क्या है कोट एक्स, ठीक है। तो क्या मैं 1 से 1 कैंसिल आउट कर दूं, और क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू कोट एक्स, और x इंटू कोट एक्स को तो अभी हमने ऊपर सोल्व किया है, x इंटू कोट एक्स को डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 1, और e की पावर 1 क्या बनेगा, आपका आंसर e बनेगा। तो प्यारे बच्चों मैं यही कहता हूँ, अगर देखो एमसीक्यू में, सैम्पल पेपर में कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कि हमें अगर 11th का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो हम इस क्वेश्चन को छेड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसने क्या बोला है भाई, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड वेक्टर साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, ठीक है, आई माइनस √3 j देन थीटा। अब आप एक बात बताओ, अगर दो वेक्टर, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो आपके ध्यान होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के। बस इसी से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो कुछ इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, जैसे आपको क्या गिवन है भाई, साइन थीटा आई, ठीक है, प्लस कोस थीटा जे, ठीक है, और आपको किसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आई माइनस के √3j, और किसके इक्वल लेना है, 0 के, ठीक है। तो आई की आई के साथ होगी, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर तो साइन थीटा की 1 के साथ साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के √3 कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये आपका साइन थीटा इक्वल, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो √3 कोस थीटा, तो साइन अपॉन क्या बन जाएगा, कोस, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3, तो साइन अपॉन कोस क्या बनता है भाई आपका, टेन थीटा इक्वल टू √3, और टेन थीटा किसकी वैल्यू होती है, वो √3 किसकी वैल्यू होगी टेन में, टेन 60, और टेन 60 को हम क्या लिख सकते हैं, π/3, तो टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, टेन इक्वल टू π/3। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा आपका डी। तो प्यारे बच्चों में यही कहना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। आप हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, ठीक है। जितने सैंपल पेपर हो सकते हैं हर रोज कम से कम आप एक आधा सैंपल पेपर तो जरूर निकालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, देखो ये क्वेश्चन आपका 3 डायमेंशनल वेक्टर से है। इफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 5x - 3 इक्वल टू 15y + 7 इक्वल टू 3 - 10z, देन डायरेक्शन कोसाइन अलोंग x एक्सिस, यानी x एक्सिस के अलोंग हमें डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, आपके पास एक फॉर्मूला होता था लाइन का, ठीक है। हम लाइन को किस फॉर्म में लिख सकते थे, आपके ध्यान होगा, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम लाइन को कैसे, x माइनस के x1, ठीक है, अपॉन ए इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c, ठीक है। तो ये तो गिवन पॉइंट होते हैं, ये x1 y1 z1, और ये a b c आपके ध्यान होगा डायरेक्शन रेशो, होगा ध्यान डायरेक्शन रेशो, और डायरेक्शन रेशो से हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला यानी LMN, तो L इक्वल टू किसके होता है, a/√a² + b² + c², और M इक्वल टू b/√a² + b² + c², ठीक है, और N इक्वल टू c/√a² + b² + c²। तो ये आपका क्या होता है, डायरेक्शन अगर रेशो पता चल जाए तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हो। जो एल होता है वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग फाइंड होगा, ये वाला, और एम होगा आपका वाई एक्सिस के, और एन होगा आपका जेड एक्सिस के। तो बट यहाँ पर तो इक्वेशन इस तरीके की फॉर्म में है ही नहीं, तो जब आपके पास इक्वेशन इस जर्नल फॉर्म में नहीं होगी लाइन की इक्वेशन, तो हमें
जर्नल फॉर्म में बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएंगे, देखो प्यारे बच्चों, देखते हैं हम। क्या है आपका 5x माइनस 3 इक्वल टू 15y प्लस 7 इज इक्वल टू 3 माइनस के 10z। तो यानी एक्स वाई जेड हमें पहले रखने हैं, तो यहाँ से और उनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो। 5 कॉमन लिया तो क्या आ गया आपका x माइनस के 3/5, क्योंकि यहाँ तो 5 था, यहाँ नहीं था। इक्वल टू यहाँ से 15 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा आपका y प्लस के 7/15। ठीक है, यहाँ से आप क्या कॉमन ले लो, माइनस के 10 कॉमन ले लो, तो z प्लस का बन जाएगा और माइनस के 3/10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो फिर आप कैसे करोगे, अब इसे अपॉन में लिख लो, यानी x माइनस के 3/5 अपॉन 1/5 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा 1/, तो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, मुझे इस फॉर्म में लानी है इक्वेशन। ठीक है, इक्वल टू y प्लस 7/15 अपॉन 1/15। ठीक है, इक्वल टू जेड माइनस के 3/10 माइनस के 1/10। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो देखो अब हमें मतलब हमने ये फ्रैक्शन में बना लिया। ठीक है, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन ऊपर तो बन गई x माइनस x1 y, मतलब मैं इसे अगर आप बिल्कुल परफेक्टली इसी फॉर्म में लिखना चाहो, ठीक है, तो यहाँ पे ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस और माइनस के। देखो अब आपको फील आ रहा होगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक है, अपॉन ए बी सी। बट ए बी सी अभी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो जब इस तरीके की कंडीशन आपके सामने आ जाए, तो आप इनका एलसीएम ले लिया करो। अब एलसीएम क्या आएगा, 5 15 10 का 30 आएगा। तो जब 30 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, यानी x माइनस के 3/5 इक्वल टू 6 अपॉन 6, y माइनस माइनस के 7/15 अपॉन 2। ठीक है, और z माइनस के 3/10 माइनस के 3। तो आप याद करो, अभी मैंने इक्वेशन बताई है, देखो यहाँ पे, तो ए बी सी क्या है आपके डी आर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के, यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन क्या बन जाएगा, 6 2 - 3। बट उसे तो क्या चाहिए है, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए ऑफ एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, अलोंग चाहिए है एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ पहले वाला लेना है आपको 6। तो क्या बनेगा फॉर्मूला 6, देखो ये वाला, ये फॉर्मूला बनाओ, 6/√6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का यानी -3 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 6/√36 प्लस 4 प्लस के 9। तो 6/√49 आ जाएगा, और 49 क्या हो जाएगा, 6/7। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6/7 आ जाएगा। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। आपको इस तरीके का क्वेश्चन वैसे भी सोल्व करने के लिए आएगा आपका 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, तो ध्यान रखना। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। उसने बोला है असरसन, उसने बोला है साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू क्या 2π/3 होगा, बताओ भाई। इस और नीचे बोला है रीजन में, देखो कहाँ गया पेन, ये रहा। रीजन, रीजन में बोला है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। बिल्कुल ये राइट है। क्यों राइट है ये इसलिए राइट है, जो रेंज होती है ना साइन थीटा की, मैंने बताया था -π/2 से क्लोज इंटरवल से π/2 होगा। तो बट ये तो रोंग है। ये क्यों रोंग है, क्योंकि ये तो रेंज से बाहर जा रहा है भाई। -90 से 90 के बीच होनी चाहिए वैल्यू, और बट ये तो 120 हो रही है, तो भाई ये रोंग है। ठीक है, और ये क्या है आपका राइट है, यानी असर्शन ठीक है, आपका रीजन रोंग है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो डी ऑप्शन है। अच्छा, अगर इसे सोल्व करना चाहिए तो कैसे सोल्व करेंगे, है आपके ध्यान, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, याद करो आप, कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ पाई माइनस के π/3। ठीक है, पाई 90 माइनस थीटा, इसे कन्वर्ट करके मैंने एक क्वाड्रेंट फॉर्म में बना लिया। ठीक है, तो 90 माइनस क्या बन जाएगा, ये मीन्स साइन
180, वो कह रहा हूँ मैं 180, क्योंकि नो चेंज होना चाहिए। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया मैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी ये एज इट इज बना रहा, तो मैंने बट क्वाड्रेंट फॉर्म में बना लिया। और मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। ठीक है, अब साइन से साइन कट जाएगा तो पाई बाय 3, ये इसकी रेंज में आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी ये लिखा होना चाहिए था जब आपका सोल्व होता। ठीक है, तो ये पहले वाला गलत था, दूसरे वाला सही था। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। वो बोला है असर्शन ए में, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, देखो उसमें पढ़ा होगा आपने लाइन वाले चैप्टर में, यानी वेक्टर वाले चैप्टर में। ठीक है, 3 डायमेंशनल के अंदर जो लाइन की इक्वेशन होती थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा बी वेक्टर है। ध्यान भाई, यानी आपके ये बता दूं मैं, एक एक लाइन होगी और एक परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर पैरेलल वेक्टर के लाइन का इक्वेशन। ठीक है, पैरेलल वेक्टर के लाइन का इक्वेशन ये होता था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो डी आर किस में छुपे होते थे, ये तो सिर्फ गिवन पॉइंट होता था x1 y1 z1, बट जो डी आर छुपे होते थे इस पैरेलल वेक्टर के अंदर आपको क्या मिलेंगे, डी आर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको डी आर मिलेगा। और वो क्या कह रहा है, एंड द एक्स एक्सिस एक्यूट एंगल इसके बीच, और एंड द एक्स एक्सिस के बीच आपका क्या होना चाहिए, जो एक्यूट एंगल बनना चाहिए, पाई बाय 4 45 डिग्री। अब एक्स एक्सिस के बीच अगर कोई पॉइंट लेट करोगे आप, आपको मैं ये भी बता दूं, देखो यहाँ आ जाओ आप। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे लेट करोगे तो क्या लेट करोगे, A00। ठीक है, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट लेट करोगे तो 2 जीरो होंगे, और एक जो वाई एक्सिस पे बीच वाला पॉइंट ही तो एग्जिस्ट करेगा, तो 0 B0, यानी ए ही मान लो इसे। ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 0 A। ठीक है, इस तरीके से। बट उसने क्या कहा है भाई, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है, और आपके जो इससे यहाँ पे डी आर निकाल लो, तो यहाँ पे डी आर क्या निकल जाएगा आपका, इसकी इक्वेशन क्या दी है, देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के 2k। ठीक है, प्लस लैम्बडा आई माइनस जे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं dr की बात करूं, क्योंकि ये जो वेक्टर है इसके अंदर dr छुपे होते हैं, तो इसके dr क्या होंगे, इसके dr होंगे 1 -1 और 0। ठीक है, -1 और 0। तो आप x एक्सिस पर क्या लेट कर लोगे, x एक्सिस पर आप लेट कर लोगे, x एक्सिस के पॉइंट लेट कर लोगे आप 1 0 0। ठीक है, ये लेट कर लोगे। अब देखो इसका रीजन पढ़ते हैं, रीजन क्या कहा है उसने, द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस आर वेक्टर, ये है देखो लैम्बडा के साथ ये वाले डी आर, ये वाले दूसरी लाइन के डी आर। और फॉर्मूला आपके ध्यान होगा, जब आपने दो लाइनों के जो बिटवीन एंगल बनाया था, वो क्या फॉर्मूला था, कोस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का अंडर रूट a2 का स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पे करो। ठीक है, पहले वाले को मान लो आप, इसे मान लो, कहाँ गया पेन, ये रहा, a1 b1 c1। ठीक है, a2 b2 c2, तो कोस थीटा इक्वल टू a1 a2 1 आएगा, और दोनों जीरो आ जाएंगे, तो भाई अगले तो दोनों जीरो आ जाएंगे। इसकी वो करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, ये आ जाएगा अंडर रूट 1। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1 अपॉन अंडर रूट 2, और 1 अपॉन अंडर रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपका ध्यान रखना, असर्शन भी ठीक है और यहाँ पर आपका रीजन भी ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई ये कोस थीटा ही तो बता रहा है, दो दो लाइनों की इक्वेशन देके कि ये आपका कोस थीटा, उनके जो बिटवीन एंगल निकलेगा वो ये फॉर्मूला बनाएगा डी आर वाला। तो ध्यान रखना आपकी, देखो इक्वेशन भी रिपीट हो गई इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका 20 क्वेश्चन था, ये आपके एमसीक्यूज मतलब कंप्लीट हो गए, बट एक क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया था आपका, मेरे ख्याल से 14 क्वेश्चन रह गया था, ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। तो इसे भी देखना जरा, इसे भी आज सोल्व करते हैं। देखो इसे कैसे सोल्व करोगे आप ये बताओ। देखो क्या बोला है उसने, द प्रोबेबिलिटी डेट इन ए ईयर, हमें किसी ईयर में फाइंड करनी है 22nd सेंचुरी के अंदर। ठीक है, चूज एट रैंडम दियर विल बी 53 संडे
यानी हमें मतलब एक ईयर में हमें 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बट यहाँ कुछ कंडीशन है, देखो कैसे। किसी भी, ये तो 22nd सेंचुरी की बात की हुई है इसने, ठीक है। मैं कहता हूँ कोई भी सेंचुरी है उसके अंदर कितने ईयर होते हैं, 100 ईयर होते हैं। कितने ईयर होंगे आपके, 100 ईयर। समझना कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब 100 ईयर के अंदर दो तरीके के ईयर होते हैं, आपको पता है। एक लीप ईयर, जिसमें जो फरवरी होती है आपकी वो 29 डेज की होती है, और एक नॉन लीप ईयर जो नॉर्मल ईयर होता है, उसके अंदर आपके मतलब फरवरी मतलब कितने की होती है, 28 की, ठीक है। तो यानी एक तो आपका होगा लीप ईयर, और एक आपका होगा नॉन लीप ईयर। नॉन नॉन लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर, अब लीप ईयर कितने होते हैं 100 में, क्योंकि हर 4 साल बाद रिपीट होता है लीप ईयर, ठीक है। तो जो लीप ईयर होते हैं वो 25 होते हैं, ठीक है। और जो नॉन लीप ईयर होते हैं वो 75 होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब आप एक बात बताओ, पहले तो हमें यही देख लेना है। अच्छा पहले ये समझ लो, चलो लीप ईयर के अंदर दोनों ईयर के अंदर टोटल 52 वीक्स होते हैं। यहाँ भी 52 वीक होंगे, और यहाँ भी 52 वीक होंगे, ठीक है भाई। यहाँ भी 52 वीक और यहाँ भी 52 वीक, ठीक है। अब हम कैसे सोल्व करेंगे। अब 52 तो टोटल वीक हो गए, यानी इनका मतलब है हर एक वीक के अंदर आपका एक संडे जरूर आया होगा। तो इसका मतलब 52 संडे तो हमारे डेफिनेटली बन ही गए। बट हमें क्या करना है, लीप ईयर के अंदर क्योंकि 366 डेज होते हैं, तो 52 वीक और प्लस 2 एक्स्ट्रा डे, ठीक है। ये किसके अंदर होते हैं, आपके लीप ईयर के अंदर। और यहाँ पे आ जाओ 52 वीक के अंदर नॉन लीप ईयर में सिर्फ एक एक्स्ट्रा डे होता है, ठीक है। अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 53 संडे यहाँ भी निकल सकता है लीप ईयर वाले केस में भी, 53 संडे यहाँ भी हो सकते हैं नॉन लीप ईयर वाले केस में भी। तो हमें दोनों में से किसी में भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो जब दोनों में से किसी में भी या तो इसमें हो सकती है, तो इसमें, तो हम दोनों की कंडीशन फाइंड करके, दोनों की पॉसिबिलिटी फाइंड करके ऐड कर देंगे। कैसे, देखो समझना, पहले तो लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी बना लो। भाई लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी कैसे बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर। तो कितने ईयर होते हैं एक सेंचुरी में, 100। तो टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम वाला ही केस लगाएंगे। तो टोटल आउटकम कितने हो गए भाई, 100, और फेवरेबल आउटकम 25। तो कितनी आ गई इसकी, 1/4 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ प्रोबेबिलिटी नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 75/100। तो कितना आ जाएगा, 3/4। भाई ये तो लीप ईयर नॉन लीप ईयर की हमने, भाई वो या तो लीप ईयर से हो सकता है नॉन लीप ईयर से। अब हम क्या करेंगे, देखो समझना जरा चीजों को। अब हम 52 तो देखो डेफिनेटली संडे बनी गए लीप ईयर के अंदर, बट यानी जो वो एक्स्ट्रा डेज हैं, ये दो एक्स्ट्रा डेज हैं, इनमें से भी तो कोई सा संडे हो सकता है भाई। या तो पेयर में आएंगे, दो दो डे है ना, या तो संडे मंडे होगा या सैटरडे संडे होगा, दो पॉसिबिलिटी बैठ सकती है। दोनों में से एक, हमें तो एक ही चाहिए ना संडे, 53 बन जाएंगे। तो यहाँ पर इस वाले केस में से 52 तो डेफिनेटली बन गया, तो कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं, 52 तो डेफिनेटली संडे है। बट इन दो जो एक्स्ट्रा डे है, इसमें हम कैसे संडे फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे लाने की ऑन एक्स्ट्रा डे में, ठीक है, ऑन एक्स्ट्रा डे में। तो कैसे ला सकते हैं भाई, कितने टोटल केस कितने होंगे, टोटल केस कितने होंगे, 7 7 ही तो डे होते हैं वीक में। और फेवरेबल आउटकम क्या है, 2। तो यानी देखो लीप ईयर में ये दो चीज बन गई, एक तो लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और एक उन एक्स्ट्रा डे में संडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7, या तो ये बनेगा, ठीक है। जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस वाले केस में आ जाओ, यहाँ पर संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, यहाँ तो एक ही एक्स्ट्रा डे है, तो यही संडे होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही हो सकती है, और टोटल केस कितने हैं, 1/7। तो अब हम अगर संडे होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, संडे होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो कैसे आएगा देखो, या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा। तो ऐड करते हैं ना, 1/4 मल्टीप्लाई 2/7 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 1/7, तो क्या आएगा, 2/28 प्लस 3/28, ठीक है, इक्वल टू 5/28। तो ये आप आंसर
निकाल सकते हो ऐसे, ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भी ध्यान रखना। डायरेक्टली देखो, ये क्वेश्चन तो कम पूछा जाता है। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाता है भाई, नो लीप ईयर में संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ध्यान रखना, डायरेक्टली आंसर संडे होने की 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है। ठीक है। और लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में संडे होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है। तो ये ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके सारे एमसीक्यूज आपके हो गए। हर एक एमसीक्यू से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है। 8 क्वेश्चन, आप 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 7, यानी सारे हो गए। अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे 1 मिनट में। ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेक्शन बी से कल स्टार्ट करेंगे। कल पूरा सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। तो कल मिलते हैं।